बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 3 स्टीशियोमेट्री। आज का हमारा टॉपिक है एग्जाम्पल 3.5 जो कि यील्ड के रिलेटेड है। इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने से पहले कुछ पॉइंट्स आप गौर से सुनेंगे। नंबर 1 कि एक तो वीडियो को गौर से सुना करें ताकि आप चीज़ों को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें। अगर आप सिर्फ डाटा को कॉपी पे नोट कर लेंगे तो इससे सिर्फ इतना ही होगा कि आपने डाटा को नोट कर लिया चीज़ों को, और आप आगे किसी को दिखा सकते हैं या कोई असाइनमेंट मिली हुई है तो वो आगे आप चेक करा सकते हैं, लेकिन आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा कब होगा? फ़ायदा उस वक्त होगा जब आप इस वीडियो को गौर से सुनेंगे और इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। और अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आती तो वो कमेंट बॉक्स में लिखें तो इंशाल्लाह आपको उसका आंसर दिया जाएगा। तो सबसे पहला काम है कि आपने इसको समझना है ताकि जब आपके पेपर में इसके रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आए तो कोई भी रिएक्शन हो आप उसके अंदर उसको सॉल्व कर सकें। और उसके लिए फिर आपको किसी एग्जांपल की, किसी कंसेप्ट असेसमेंट को नोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप उस चीज़ों को अंडरस्टैंड कर जाएंगे तो फिर आप किसी भी रिएक्शन के अंदर उस चीज़ को डिटर्मिन कर सकते हैं, उसको फाइंड कर सकते हैं। तो चलते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ। एग्जाम्पल 3.5। इस एग्जांपल में हमारे पास आयरन है जो कि सॉलिड स्टेट के अंदर है और वो रिएक्ट करती है कॉपर सल्फेट के साथ जो कि एक्वस सॉल्यूशन में है। ये देखें, हर सब्सटेंस के नीचे कुछ स्मॉल लेटर्स लिखे होते हैं, जैसे यहाँ एस लिखा हुआ है, AQ लिखा हुआ है, यहाँ भी AQ लिखा हुआ है, यहाँ भी S। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास सब्सटेंस मौजूद है ये सॉलिड स्टेट के अंदर है। AQ का मतलब है कि ये जो सब्सटेंस हमारे पास मौजूद है ये वाटर के अंदर डिज़ोल्व करके सोल्यूशन बनाया गया है। इसमें सॉल्वेंट वाटर है, एक्वा। एक्वा का मीनिंग होता है वाटर। तो इस कंपाउंड को वाटर के अंदर हल करके सोल्यूशन फॉर्म में लिया गया। और हमारे पास जो ये प्रोडक्ट जो बन रहा है ये भी एक्वस फॉर्म में है, और दूसरा जो प्रोडक्ट कॉपर बन रहा है वो सॉलिड फॉर्म के अंदर बन रहा है। अब इस रिएक्शन में हमारे पास आयरन और कॉपर सल्फेट रिएक्ट करके फेरस सल्फेट कंपाउंड और कॉपर मेटल बनती है। अब इस क्वेश्चन के अंदर जो स्टेटमेंट है वो ये बता रही है कि 1.274 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट व्हेन रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ आयरन Fe a yield of 0.392 ग्राम ऑफ कॉपर मेटल इज obtained, कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड। ये है हमारा प्रॉब्लम, और इसकी स्टेटमेंट को सबसे पहले गौर से आराम से पढ़ना ज़रूरी है ताकि आपको पता चले कि इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है और रिक्वायरमेंट हमारी क्या है, हमने किन चीज़ों को फाइंड करना है, किन चीज़ों को डिटरमिन करना है, फिर हम आगे उसको आसानी से प्रोसीड कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम चलते हैं कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो किन स्टेप्स को हमने फॉलो करना है, और ये वही स्टेप्स हैं जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए हैं। ये बनाने का मकसद यही है कि अगर आपने वो स्टेप गौर से सुने होंगे तो इन स्टेप्स के नाम आप खुद बताएंगे इंशाल्लाह। तो चलते हैं इसकी सोल्यूशन की तरफ। हमारे पास है एग्जाम्पल 3.5। सोल्यूशन में हम सबसे पहले क्या चीज़ नोट करते हैं, बताएं जी। गिवन इन्फॉर्मेशन कि इस क्वेश्चन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की गई वो क्या है। तो इस क्वेश्चन के अंदर मैस दिया हुआ है कॉपर सल्फेट का जो कि 1.274 ग्राम है। मैस ऑफ कॉपर दिया हुआ है जो कि 0.392 ग्राम है। डिटर्मिनेशन क्या है, हमने फाइंड क्या करना है, रिक्वायरमेंट्स हमारी क्या है। रिक्वायरमेंट एक ही है इस रिएक्शन के अंदर हमारी कि हमने इस रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड फाइंड करनी है। तो याद रखें, जिस चीज़ को हमने फाइंड करना हो सबसे पहली बात जो हमारे जहन में क्लिक करनी चाहिए वो क्या है कि इस चीज़ को फाइंड करने का फार्मूला क्या है, मेथड क्या है। तो सबसे पहले हम इसका फार्मूला लिखते हैं। परसेंटेज यील्ड अगर हमने किसी रिएक्शन की फाइंड करनी है तो उसका फार्मूला क्या होता है जी? फार्मूला होता है एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाई थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई 100। कि किसी भी रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी यील्ड, उसकी अमाउंट, उसको हम थ्योरेटिकल यील्ड से डिवाइड करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास उस रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड आ जाती है। अब क्वेश्चन ये पैदा होते हैं कि क्या हमारे पास एक्चुअल यील्ड है, क्या हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड है। तो यस, एक्चुअल यील्ड क्वेश्चन के अंदर दी हुई है। क्वेश्चन के अंदर जो प्रोडक्ट का मैस दिया हुआ है वो हमारे पास एक्चुअल यील्ड है। अब यील्ड पे भी थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। यील्ड का मतलब क्या है? यील्ड का मतलब ये है कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। आमतौर पर हम रिएक्शन के अंदर यील्ड का लफ्ज़ प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, रिएक्टेंट के लिए इस्तेमाल नहीं करते। रिएक्टेंट मिलकर जो चीज़ नई बनाते हैं, जो हमारे पास प्रोडक्ट आती है उसको हम यील्ड कहते हैं। तो यील्ड बेसिकली किसके इक्वल होती है? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन दी रिएक्शन। अब देखें उसके बाद हमें क्या ज़रूरत है, हमें ज़रूरत ये है कि हमारे पास बैलेंस इक्वेशन हो ताकि हम ये आइडेंटिफाई कर सकें कि हमारे पास रिएक्टेंट्स कौन से हैं और प्रोडक्ट कौन से हैं। तो फिर हमें पता चलेगा कि इस क्वेश्चन के अंदर जो यील्ड दी हुई है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट की है या रिएक्टेंट की है।
तो रिएक्शन है जी हमारे पास बैलेंस इक्वेशन, आयरन है, कॉपर सल्फेट है, FeS4 बन रहा है और कॉपर मेटल बन रही है। और ये चीज़ें जो एरो से पहले हम लिखते हैं लेफ़्ट साइड पे, इनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, और जो चीज़ें हम एरो के बाद लिखते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट्स कहते हैं। अब क्वेश्चन के अंदर जो अमाउंट दी हुई है वो कॉपर की दी हुई है, और इक्वेशन के अंदर हमें नज़र आ रहा है कि कॉपर हमारा क्या है, प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट की जो अमाउंट है उसको हम क्या कहते हैं, एक्चुअल यील्ड कहते हैं। तो हम लिखेंगे मैस ऑफ प्रोडक्ट कॉपर, जो कि क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, ये हमने नहीं निकाला, क्वेश्चन में गिवन है 0.392 ग्राम, और दिस इज़, ये क्या है, दिस इज़ द एक्चुअल यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो ये मैस दिया हुआ है प्रोडक्ट का, ये एक्चुअल यील्ड है प्रोडक्ट की। सो द एक्चुअल यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0.392 ग्राम। अब एक्चुअल यील्ड हमारे पास आ गई। अब दूसरी जो रिक्वायरमेंट है इस फार्मूला को फुलफिल करने के लिए कि कब ये हम फार्मूला लगा सकते हैं, अगर हमारे पास ये भी आ जाए। तो अब जो हमारा टारगेट है वो अब क्या है कि हमने थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करनी है, और थ्योरेटिकल क्या है, यील्ड है, इसका मतलब है ये भी प्रोडक्ट की अमाउंट है जो हमने कैलकुलेट करनी है। और कहाँ से ये कैलकुलेट की जाती है, फ्रॉम द बैलेंस्ड इक्वेशन, और बैलेंस इक्वेशन हमने लिख ली है। अब बैलेंस इक्वेशन के अंदर रिएक्टेंट दो हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन दोनों में से किस रिएक्टेंट के मुताबिक हम प्रोडक्ट की अमाउंट को मालूम करें। तो इन दोनों में से कोई एक लिमिटिंग रिएक्टेंट है, और लिमिटिंग रिएक्टेंट ही असल में प्रोडक्ट की अमाउंट देता है, उसके बाद तो रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट के मुताबिक हमने उस प्रोडक्ट की अमाउंट कैलकुलेट करनी है बैलेंस इक्वेशन को यूज़ करते हुए। अब इस क्वेश्चन के अंदर ये स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि आयरन जो है वो एक्सेस के अंदर है। आयरन किसके अंदर है, एक्सेस के अंदर। जो रिएक्टेंट एक्सेस में होता है हमें पता है वो नॉन लिमिटिंग होता है, तो जाहिर बात है जो बच जाएगा वो क्या होगा, नॉन लिमिटिंग। अगर क्वेश्चन के अंदर ये लिखा हुआ है जी आयरन एक्सेस में है, तो इसका मतलब है ये नॉन लिमिटिंग है। तो कॉपर सल्फेट हमारा क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो हमने कॉपर हमने आइडेंटिफाई कर लिया, ये हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। इक्वेशन के मुताबिक हमने कैलकुलेट करना है कि ये हमारा प्रोडक्ट कॉपर कितना बताएगा। फेरस सल्फेट हमने नहीं लेना, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर जो यील्ड दी गई है वो इस प्रोडक्ट की है। तो बैलेंस इक्वेशन से भी हमने जो अमाउंट प्रोडक्ट की निकालनी है वो कॉपर की ही निकालनी है। अब देखें जी, मैस ऑफ प्रोडक्ट कॉपर 0.392 ग्राम हो गया, ये हमने कहा जी हमारी एक्चुअल यील्ड है। अब हम आते हैं थ्योरेटिकल यील्ड की तरफ, और हमें पता है कि थ्योरेटिकल यील्ड कहाँ से कैलकुलेट होती है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से। लिमिटिंग रिएक्टेंट भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया, जिसके मुताबिक हमने प्रोडक्ट की अमाउंट कैलकुलेट करनी है, और वो क्या है जी, कॉपर सल्फेट। अब पहला स्टेप थ्योरेटिकल यील्ड मालूम करने के अंदर कि हमने रिएक्टेंट को देखना है कि हमारे पास जो रिएक्टेंट का मैस दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर वो ग्राम्स में है या मोल्स में। अगर मोल्स में है तो वो ठीक है, हमें मज़ीद उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो रिएक्टेंट का मैस क्वेश्चन में ग्राम्स के अंदर दिया हुआ तो हमने उसको किस में कन्वर्ट करना है, पहले मोल्स में कन्वर्ट करना है। यानी हमने रिएक्टेंट के, लिमिटिंग रिएक्टेंट के मोल्स निकालने हैं। और मोल्स का फार्मूला याद रखना है आपने, क्या होता है, मोल्स ऑफ एनी सब्सटेंस, यहाँ कॉपर सल्फेट हमारे पास रिएक्टेंट, मैस ऑफ दैट सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। तो कॉपर सल्फेट का हम क्या करेंगे, पहले मोलर मैस निकालेंगे। मैस तो गिवन है क्वेश्चन के अंदर। अब मोलर मैस कॉपर सल्फेट का कितना है जी, ये हम इसके अंदर जितने एटम उनके एटॉमिक मैसेस को क्या करेंगे, जमा करेंगे। 63.5 एटॉमिक मैस है कॉपर का, प्लस सल्फर का 32 है, ऑक्सीजन का 16 होता है, और इसमें ऑक्सीजन कितने, 4, तो 4 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 159.5 ग्राम पर मोल। ये हमारे पास आ गया मोलर मैस कॉपर सल्फेट का। अब मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट कितने आ जाएंगे, 1.274 ग्राम। ये मैस कॉपर सल्फेट का क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया, ये हमने इसके फार्मूला से मैस निकाल लिया। जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये मोल्स आ जाते हैं 0.007987 मोल्स। ये मोल्स हमारे पास आ गए इस लिमिटिंग रिएक्टेंट के। और हमने ये बताना है कि अगर इतने मोल्स होंगे तो फिर प्रोडक्ट कॉपर कितना बनेगा, वो हमारे पास होगी थ्योरेटिकल यील्ड। तो पहला स्टेप हमने कर लिया, रिएक्टेंट के मोल्स फाइंड कर लिए। अब हम आते हैं अगले स्टेप की तरफ। यहाँ थोड़ी सी चीज़ें हम नोट कर लें कि हमारे पास मोल्स है, तो अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहते हैं तो साइंटिफिक नोटेशन में हम ये कहते हैं कि डेसिमल जो है वो लेफ्ट साइड से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। तो डेसिमल होना चाहिए 7 के बाद। तो अब हम 7 को, अगर डेसिमल को 7 तक लेके जाएंगे तो हम कितने डिजिट मूव करा रहे हैं, 3 डिजिट मूव करा रहे हैं। तो जब 3 डिजिट मूव करा रहे हैं तो 10 की पावर हमने कितनी लिखनी है, 3। लेकिन चूंकि हम लेफ्ट से राइट डेसिमल को लेके जा रहे हैं इसलिए -3 आएगी। अगर हम राइट से डेसिमल को लेफ्ट पे लेके जाएं तो फिर ये पॉजिटिव होती है। तो ये चूंकि लेफ्ट से डेसिमल को राइट की तरफ लेके जा रहे हैं इसलिए ये पावर के साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर ये मोल्स आ गए हैं जी कॉपर सल्फेट के। अब हम बैलेंस इक्वेशन के मुताबिक देखेंगे कि इक्वेशन के मुताबिक कॉपर सल्फेट के कितने मोल हैं, कॉपर कितना बन रहा है, और इतने मोल्स होंगे तो फिर कॉपर
प्रोडक्ट हमारा कितना बनेगा। अब स्टेप 2 है, हमने प्रोडक्ट के मोल्स कैलकुलेट करने हैं और उसके लिए हमें स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है। कुछ चीज़ें हमें लेफ्ट साइड पे लेनी पड़ती हैं, कुछ राइट साइड पे। तो कौन सी चीज़ें हमने लेफ्ट पे लेनी होती हैं? गिवन से मुराद ये है कि जो क्वेश्चन के अंदर जिसके मोल्स या मैथ दिया होता है वो हमने लेफ्ट पे लेना है, और जो चीज़ हमने फाइंड करनी है उसको हम किधर लेंगे? रिक्वायर्ड की तरफ राइट साइड पे लेंगे। अब इक्वेशन क्या कहती है जी? 1 मोल है कॉपर सल्फेट का, तो प्रोडक्ट कितना बना रहा है जी? कॉपर भी 1 मोल बन रहा है। अगर हमारे पास 7.987 मल्टीप्लाई 10⁻³ मोल्स होंगे किसके? कॉपर सल्फेट के, जो हमने अभी गिवन मैथ्स के मुताबिक कैलकुलेट किए, तो फिर कॉपर कितना बनेगा? 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे यही आंसर आ जाएगा हमारा, 7.987 मल्टीप्लाई 10⁻³ मोल्स ऑफ कॉपर। अब हमारे पास कॉपर के मोल्स आ गए, तो दूसरा स्टेप हमने कर लिया थ्योरेटिकल यील्ड डिटर्मिनेशन में कि हमने प्रोडक्ट के मोल्स फाइंड कर लिए। पहला स्टेप क्या था? डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। और सेकंड स्टेप थ्योरेटिकल यील्ड मालूम करने के अंदर क्या है कि हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट करने हैं बाय यूजिंग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और उसके बाद हमारे पास आता है तीसरा स्टेप, जब प्रोडक्ट के मोल्स आ जाते हैं तो फिर हमने उस प्रोडक्ट का मैस निकालना है। और किसी भी सब्सटेंस का मैस अगर हमने निकालना है तो उसके लिए क्या फार्मूला होता है? मैस ऑफ प्रोडक्ट कॉपर इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई इट्स मोलर मैस। मोल्स हमने कितने निकाले यहाँ कॉपर के? 7.987 मल्टीप्लाई 10⁻³ इसका एटॉमिक मैस, कॉपर में क्या एलिमेंट है तो इसका एटॉमिक मैस इसका मोलर मैस हो जाएगा 63.5। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 507.17। और अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो 1 से आगे 7 है, 7 चूँकि 5 से बड़ा है तो 1 हम 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 507.2 मल्टीप्लाई 10⁻³ अब 10⁻³ को जब नीचे लेके जाएंगे तो पॉजिटिव होगी, और पावर का मतलब ये होता है कि 1 के साथ इतने जीरो हैं तो 1 के साथ 3 जीरो लगाएंगे। अब 507.2 को 1000 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.5072 ग्राम आ जाएगा मैस प्रोडक्ट का। और ये वो मैस, ये वो यील्ड है प्रोडक्ट की जो हमने बैलेंस इक्वेशन से कैलकुलेट की है, और इसको हम क्या कहते हैं? थ्योरेटिकल यील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्योरेटिकल यील्ड। ये हमारे पास मैस आया जिसको हम थ्योरेटिकल यील्ड कह रहे हैं। अब हमारे पास रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई। एक्चुअल यील्ड क्वेश्चन में गिवन थी, थ्योरेटिकल यील्ड हमने बैलेंस इक्वेशन से कैलकुलेट कर ली। अब हम फार्मूला पुट करेंगे और वैल्यूज़ लगाएंगे जो कि परसेंटेज यील्ड का है। एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई 100। एक्चुअल यील्ड क्वेश्चन के अंदर गिवन थी 0.392 ग्राम, ये हमने बैलेंस इक्वेशन से कैलकुलेट की स्टेप्स को फॉलो करते हुए। 0.5072 जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 77.28%। और अगर इसको हम राउंड ऑफ करें डेसिमल 1 डेसिमल पॉइंट तक अगर हमने लिखना है तो 2 से अगला डिजिट हमने देखना है, वो 5 से बड़ा है तो 2 में 1 ऐड कर लेंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 77.3%। ये हमारी परसेंटेज यील्ड रिएक्शन की, जो कि हम बड़ी आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो ये क्या थी कि आप इन स्टेप्स को गौर से सुनना है और समझना है। और जिन बच्चों ने इन क्वेश्चंस के जब मैंने पूछा कि स्टेप 2 क्या है, 3 क्या है या इससे अगला स्टेप क्या है, और आपने अगर बात साथ साथ रिपीट किया और आंसर किए तो आपके लिए शाबाश है। अब इसी तरह अगर आप इसको फॉलो करेंगे, चीज़ों को समझेंगे तो फिर आपको फ़ायदा होगा और आपके लिए आसानी होगी, और इंशाल्लाह पेपर आप बड़ी आसानी के साथ अटैम्प्ट कर सकेंगे। अल्लाह हाफिज़।